तो दोस्तों व्हाट इफ का सबसे ऑसम एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां हमारा फेवरेट थॉर प्लेनेट को बचाने पर कम और मौज काटने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये एपिसोड था पार्टी थॉर एपिसोड, जो कि अभी तक का अकेला एपिसोड लग रहा था जहां कुछ भी बुरा नहीं हुआ सिवाय अंत के। ऐसा लग रहा है कि व्हाट इफ के क्रिएटर्स हम फैंस को बताना चाह रहे हैं कि नॉर्मल टाइमलाइन में जो भी हुआ वही बढ़िया है, बाकी सभी टाइमलाइन में सिर्फ दुख ही दुख भरा है। प्लस इस एपिसोड की एंडिंग ने तो वॉचर को भी हैरान कर दिया। इन सब के ऊपर इस पार्टी एपिसोड में ऑलमोस्ट पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, ग्रैंड मास्टर और उसके लोग, फ्रॉस्ट जाइंट्स, स्क्रल्स और यहाँ तक कि सर्टर जैसे खतरनाक बींग्स भी थे। तो ये पार्टी तो ऑसम होनी ही थी। हालांकि यहाँ हुए कुछ इवेंट्स मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की रियलिटी से थोड़े से जल्दी हो गए। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं व्हाट इफ के 7th एपिसोड का, जहां आज का सवाल है कि क्या होता अगर थॉर ओडिन का अकेला बच्चा होता। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये व्हाट इफ का एपिसोड बेस्ड था गॉड ऑफ थंडर थॉर पर, जहां हम फैंस को कुछ जबरदस्त सवालों के जवाब भी मिले कि थॉर और कैप्टन मार्वल में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और लोकी का फ्रॉस्ट जाइंट वर्जन कितना बड़ा है। इन सब के ऊपर इस एपिसोड के इवेंट्स हो रहे थे 2010 के दौरान, जिस टाइम को जाना जाता है फ्यूरीज बिग वीक के नाम से। पर यहाँ अल्ट्रॉन दिखा अपने विजन फॉर्म में, जिसके पास लिटरली सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के नेक्सस इवेंट की। तो यहाँ का नेक्सस इवेंट बहुत सिंपल था, जहाँ मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की रियलिटी में ओडिन और फ्रॉस्ट जाइंट्स के बीच में लड़ाई होती है, जिसके बाद ओडिन को एक फ्रॉस्ट जाइंट बच्चा मिलता है, जिसे वो ले आते हैं एसगार्ड पर और अपने बेटे की तरह पालते हैं। पर इस अल्टरनेट रियलिटी में ओडिन उस फ्रॉस्ट जाइंट बच्चे को किंग लॉफी को वापस लौटा देते हैं, जिसकी वजह से शायद एसगार्ड और योटनहाइम के बीच के रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि तभी फ्रॉस्ट जाइंट लोकी थॉर के बेस्ट फ्रेंड्स में से एक था। पर अब बात आती है कि थॉर के अकेले पलने बढ़ने का रिजल्ट थोड़ा अलग हुआ। थॉर गॉड ऑफ थंडर बना, पर उसके अकेले बच्चे होने की वजह से उसके पेरेंट्स का पूरा ध्यान उसी पर था, जिसकी वजह से वो घर पर अकेला होते ही पार्टी के बारे में सोचने लग गया। इन सब के ऊपर ओरिजिनल रियलिटी में लोकी थॉर को उकसाता भी था, जिसकी वजह से वो बिना अपने दिमाग का यूज करे कहीं भी लड़ने निकल जाता था। तो अब जब इस रियलिटी में लोकी उसको उकसा नहीं रहा, तो उसका ध्यान गया मौज मस्ती की तरफ। हालांकि सही मायने में मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स का थॉर इस थॉर से ज्यादा अलग नहीं है। वो भी अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर पर जाता था, जिसके साथ साथ वो खाने पीने का भी शौक रखता था। वो तो एसगार्ड पर बदल रहे माहौल और मिडगार्ड पर हो रहे अटैक्स ने थॉर को वो बनाया जो वो आगे जाकर बना। प्लस इस एपिसोड की एंडिंग के बारे में फिर से बात करें तो अल्ट्रॉन बनाया गया था टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर की मदद से, जहां जब सेप्टर एवेंजर्स के हाथ लगा तो टोनी और ब्रूस ने अल्ट्रॉन को बनाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में सेप्टर में आए ट्रिगर से अल्ट्रॉन सामने आया और तब उसने तबाही मचाना शुरू किया। तो यहाँ 2010 में अल्ट्रॉन कैसे आया? इन सब के ऊपर अल्ट्रॉन विजन फॉर्म में था, जिसके आते ही वॉचर भी हैरान हो गया। ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है। वॉचर को सब पता है कि क्या होना है और क्या नहीं। उसके हैरान होने का कोई सेंस नहीं बनता, जिसका मतलब ये अल्ट्रॉन इस रियलिटी को बिलोंग नहीं करता। ये मोस्ट प्रोबेबली दूसरी रियलिटी का अल्ट्रॉन है, जिसने अपने विजन को सिंथेसाइज करके अपने लिए नियर इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी बनाई और निकल गया इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करने। इन सब के ऊपर सोचने वाली बात यहाँ ये है कि उसने किसको सैक्रिफाइस किया होगा सोल स्टोन हासिल करने के लिए, क्योंकि सोल स्टोन को पाने के लिए किसी करीबी के सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती है। तो अल्ट्रॉन के करीब कौन है? इन सब के ऊपर इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से क्या रियलिटी जंप किया जा सकता है? ऐसा होना मुश्किल है। मेरी फैन थ्योरी यहाँ ये है कि ये सब पॉसिबल हो पा रहा है कैंग की वजह से। जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा तो ब्रांचेस बनना शुरू हो गए और एक ब्रांच के लोग दूसरे ब्रांच में इसी वजह से आने में केपेबल हो गए, जिस चीज को वॉचर अभी तक इम्पॉसिबल मान रहा था। या फिर ये फ्यूचर अल्ट्रॉन है जो कि क्वांटम रियल्म को यूज करके टाइम ट्रेवलिंग कर रहा है। इस केस में उसके लिए कोई भी इन्फिनिटी स्टोन हासिल करना बहुत आसान भी हो जाएगा, प्लस उसे किसी को भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शायद यही वो इवेंट है जो कि वॉचर को इंटरफेयर करने के लिए मजबूर करे। हमने व्हाट इफ के हिंडे एड में भी देखा था कि इस सीरीज के अलग अलग कैरेक्टर्स अल्ट्रॉन बॉट से लड़ रहे थे, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा हिंट हो आगे के क्रॉसओवर को लेकर। प्लस हमें पार्टी थॉर मल्टीवर्स एवेंजर असेंबल वाले शॉट में भी देखा था। तो अभी पार्टी थॉर की और पार्टी बाकी है, जिसके साथ साथ हमें दूसरे एपिसोड में दिखने वाला ईगो भी दिखेगा आगे के एपिसोड्स में। हालांकि विजन अल्ट्रॉन का दिखना ही अकेली चीज नहीं है इस एपिसोड में जो कि सबसे क्रेजी थी। हावर्ड द डक और डार्सी की शादी, स्क्रल्स का नॉर्मली वेगस में घूमना और सर्टर का स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथों को निकाल लेना, ये है क्रेजी की डेफिनेशन। हमें फ्रॉस्ट जाइंट लोकी यहाँ खुश दिखा। इतना खुश तो हमने लोकी को ओरिजिनल टाइमलाइन में भी नहीं देखा था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ओडिन ने लोकी को कैसे बड़ा किया और क्यों बड़ा किया, जब उसके प्लैनेट के लोग वहाँ थे ही उसका ध्यान रखने के लिए।
एपिसोड के ग्राफिक्स बहुत औसम थे। अर्थ पर लिखे देशों के नाम बहुत जबरदस्त लग रहे थे। ये बताता है कि क्रिएटर्स एपिसोड के डिटेल्स को लेकर कितने एक्टिव हैं। पर सबसे जबरदस्ती कैप्टन मार्वल और थॉर के बीच की ड्रैगन बॉल जी जैसी फाइट, जहां थॉर कैप्टन मार्वल को एक पंच में फ्रांस से यूके भेज रहा था और कैप्टन मार्वल थॉर को एक पंच में यूके से अमेरिका भेज रही थी। पर यहाँ हमें एक सिंपल आंसर मिला कि थॉर अपना हैमर जिस किसी पर भी रख देगा वो थॉर से हार जाएगा। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि थॉर ऐसा हर जगह क्यों नहीं करता, जैसे ऐसा उसने थैनोस से लड़ते टाइम क्यों नहीं किया। पर दूसरी तरफ हम ये फैक्ट जानते हैं कि थॉर एक स्टार की हीट को भी सह चुका है। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी बड़ा सवाल है कि अगर थॉर और कैप्टन मार्वल आमने सामने अपनी फुल पावर में आते हैं तो रिजल्ट कितना खतरनाक होगा और कौन जीतेगा। कैप्टन अमेरिका जीतेगा। हालांकि एंडिंग को साइड रखा जाए तो इस एपिसोड का प्लॉट उतना हैवी नहीं था जितना बाकी एपिसोड्स का प्लॉट था। एपिसोड 1 तक में स्टेक्स बहुत हाई थे, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी वाले एपिसोड का प्लॉट भी बहुत हैवी था। पर यह एपिसोड था एक टीनेज हाउस ड्रामा एपिसोड की तरह, जहाँ बच्चा पेरेंट्स के जाने के बाद अपने घर में पार्टी रखता है और पेरेंट्स के आने के टाइम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। हालांकि हमें व्हाट इफ में थॉर अभी तक प्रॉपर्ली नहीं दिखा था, तो कम से कम उसकी कमी यहाँ बहुत अच्छे से पूरी हो गई। एपिसोड का टाइटल था कि थॉर ओडिन का अकेला बच्चा होता तो क्या होता, पर टेक्निकली थॉर अभी भी अकेला बच्चा नहीं है, हेला अभी भी हेल में है। तो एपिसोड का टाइटल होना चाहिए था कि क्या होता अगर ओडिन लोकी को अडॉप्ट नहीं करते। तो एपिसोड में शील्ड डायरेक्टर निक फ्यूरी के अनकॉन्शियस होते ही मारिया हिल उनकी जगह ले लेती है। ये चीज़ ली गई है कॉमिक्स से, जहां जब निक फ्यूरी कुछ टाइम के लिए गायब हो गए थे तब मारिया हिल उनकी जगह लेती है। और जैसे इस एपिसोड में वो न्यूक छोड़ने जैसे इविल काम के लिए रेडी थी, वैसे ही कॉमिक्स में भी वो कई गलत काम के लिए रेडी रहती है। एपिसोड में लिटरली छोटी से छोटी लाइन के लिए वॉइस एक्टर्स वापस आए। इवन ग्रैंड मास्टर की बॉडीगार्ड टोपाज की लाइन के लिए उनकी ओरिजिनल एमसीयू एक्टर रेशल हाउस यहाँ अपनी वॉइस देने आई। सल्टर की आवाज़ क्लैंसी ब्राउन ने दी, जिन्होंने थॉर रैग्नारॉक में भी इस कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी है। हालांकि सिर्फ फ्रेगा, कैप्टन मार्वल, होगन, वोल्स्टैग और फैंडाल की आवाज़ उनके ओरिजिनल एमसीयू एक्टर्स ने नहीं दी, पर नेटली पोर्टमैन ने यहाँ जेन फॉस्टर की आवाज़ दी है, जो कि आगे हमें थॉर लव एंड थंडर में भी दिखने वाली हैं। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन व्हाट इफ के 7th एपिसोड का, जहां हमें पार्टी थॉर पार्टी करता हुआ दिखा। अब मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि हमें मल्टीवर्स क्रॉसओवर कैसा दिखने वाला है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप थॉर को कॉमिक्स में थैनोस से भिड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।